तो ये कहानी एक ऐसे डीमन लॉर्ड की है जो कि पिछले कई सदियों से एंटी इस्ला नाम के इस जगह पर इंसानों और डीमंस के बीच राज करता आया है। उसके आसपास रहने वाला हर एक इंसान उसे डरा करता, लेकिन एक दिन इंसानों की तरफ से उससे एक ऐसा हीरो लड़ने आया जो कि बहुत ही पावरफुल था। यहाँ तक कि उसे बचने के लिए सैटर्न को खुद एंटी इस्ला छोड़कर भागना पड़ता है और एक पोर्टल के जरिए वो एक दूसरे प्लेनेट पर आ गया जहाँ सिर्फ इंसान ही रहा करते हैं। और तो और उल्टा यहाँ आने के बाद सैटर्न की सारी मैजिकल पावर्स ही चली जाती है। तो इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के एक बड़े समुद्र के अंदर 5 अलग अलग आइलैंड्स हैं और ये पांचों मिलके कहलाते हैं एंटे इस्ला। जो कोई भी सेंटे इस्ला में रहता था वो डीमंस के रूलर्स यानी कि डीमन लॉर्ड सैटर्न को जरूर जानता था। असल में सैटर्न एक डीमन लॉर्ड है जिसका मकसद इस दुनिया के सभी इंसानों को खत्म करके डीमंस के लिए एक बिल्कुल ही नई दुनिया बनाना। सैटर्न के पास उसके 4 जनरल्स थे जिन पर वो बहुत ही ज्यादा विश्वास किया करता था और इनके नाम है एड्रेमेलिक, लूसीफर, आलशेल और मेलाकोडा। सैटर्न ने तब सब कुछ कब्जे में लेने के लिए एक बड़ी सी जंग का ऐलान किया और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के पास के चारों आइलैंड्स के ऊपर अटैक करवा दिया। और डीमंस के इतना पावरफुल होने की वजह से इंसान इस लड़ाई को बुरी तरह हार रहे थे, कोई भी उनकी तरफ से लड़ ही नहीं पा रहा था। पर तब एक ऐसा हीरो सामने आता है जिसने लूसीफर की आर्मी को एक झटके में खत्म कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने इंसानों की आर्मी का इस्तेमाल करके देखते ही देखते सैटर्न के और 2 जनरल्स आलशेल और मेलाकोडा की आर्मी को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके बाद वो हीरो जाके सीधा सैटर्न के सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर ही अटैक कर देता है और तब शुरू होती है डीमन लॉर्ड सैटर्न और हीरो के बीच की खतरनाक फाइट। इस लड़ाई में हीरो की आर्मी अकेले सैटर्न के ऊपर थोड़ी भारी पड़ने लगी थी, पर तभी इस बीच आलशेल आता है जो कि सब देख के बहुत ही गुस्से में आ चुका था। और अभी की सिचुएशन ये है कि ह्यूमंस की आर्मी डीमंस के ऊपर भारी पड़ रही है, इसलिए आलशेल सभी को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि अभी इनके लिए वही करना सही होगा। लेकिन इससे आगे कि वो कुछ बोल पाता, हीरो अचानक से आके डीमन लॉर्ड के ऊपर वापस अटैक करता है जिससे कुछ सेकंड्स में ही सैटर्न महल की दीवार तोड़ते हुए हवा में उड़ जाता है और वो सबसे कहता है सिर्फ अभी के लिए मैं एंटे इस्ला को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि मैं वापस जरूर आऊंगा। और ये कहते हुए वो एक पोर्टल ओपन करके वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखे तो सारे के सारे इंसान ही बड़े खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों का मकसद ही यही था कि डीमन लॉर्ड को किसी भी तरह भगाना है। दूसरी तरफ यहाँ पर सैटर्न और आलशेल को दिखाया गया जो कि एक गली से निकलते हैं और आसपास की दुनिया को देखकर उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आता कि भला ही कौन सी जगह है। लेकिन तभी आलशेल ने जैसे सैटर्न को देखा तो उससे बिल्कुल ही हैरानी हो गया और पूछता है सर आखिर आपने ये रूप क्यों लिया। सैटर्न भी देख के पूरी तरह चौंक चुका था कि आखिर वो एक इंसान के रूप में कैसे आ गया। ये लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आके बुलाते हैं तो आलशेल उन्हें डीमन लैंग्वेज में कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है मुझसे ऐसे बात करने की। वो इसी तरह इन पुलिस वालों को धमकाने की कोशिश करने लगा पर इन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा बोल क्या रहा है। आलशेल भी देख के सोचे पड़ जाता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वो एक मैजिक यूजर होते हुए इनकी भाषा नहीं समझ पा रहा। सैटर्न उससे कहता है तुम मैजिक का इस्तेमाल तब तक मत करना जब तक हम इस दुनिया के बारे में जान न ले। दोनों पुलिस वाले जैसे इनके पास आते हैं तो आलशेल तो बिल्कुल ही डर गया और उन्हें पीछे हटाते हुए कहता है तुम इंसान कह के तुमने मुझे छूने की कोशिश भी कैसे की। और बहुत ही ज्यादा जोश के साथ अपना मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद दोनों ही पुलिस वाले इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर इन दोनों से कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्हें अलग अलग रूम में बिठा देते हैं और साथ ही उन्हें खाना भी ऑफर करते हैं। लेकिन सैटर्न को अभी इस चीज पर थोड़ा शक था, इसलिए उसे खाता ही नहीं और अपने डीमन आई से उस पुलिस वाले को हिप्नोटाइज कर देता है। अब मैं नहीं, अब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। इसके बाद सैटर्न आलशेल से मिलने उसके रूम में आता है और यहाँ तो ये आलशेल मजे से बैठे खाना ठूसने में लगा था। वो अब इस पुलिस वाले को भी हिप्नोटाइज कर देता है और आलशेल को बताता है कि हिप्नोटिज्म के जरिए मैंने यहाँ की जानकारी हासिल की है। असल में अभी हम लोग जापान नाम के एक देश में है जो कि प्लेनेट अर्थ के अंदर आता है। साथ ही जो खाना तुमने अभी खाया वो यहाँ की बहुत ही कॉमन डिश है। सबसे मेन बात तो ये है कि डीमंस, मॉन्स्टर्स और मैजिक इस दुनिया में बस एक फैंटेसी है। इसका मतलब कि इस वर्ल्ड में कोई मैजिक नहीं। अब कुछ देर बाद लोग पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और आलशेल बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस वर्ल्ड के अंदर भी मैजिक है लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज में, और इतना कम मैजिक होने की वजह से लोग अपनी मैजिकल पावर्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पर तो थोड़े बहुत मैजिक को भी इस्तेमाल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ी देर बाद सैटर्न फिर आलशेल से पूछता है क्या तुम थोड़ा बहुत ही मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आलशेल अब फुल जोश में आके अपनी पावर्स को रिलीज करने की कोशिश करता है। वैसे अब मैजिक का तो पता नहीं, पर उसका पोज देख के एक टैक्सी जरूर रुक जाती है। अब बेचारे ये दोनों कहीं जा भी तो नहीं सकते, इसलिए एक ब्रिज के नीचे बैठ जाते हैं। सैटर्न कहता है भले ही ये दुनिया मैजिक के बारे में नहीं जानती, इनके लिए शायद वो एक फैंटेसी है, लेकिन अगर इस वर्ल्ड में थोड़ा बहुत ही मैजिक है तो कुछ न कुछ तरीका जरूर होगा उन मैजिक पावर्स को इकट्ठा करने का। पर तब तक के लिए इन लोगों को यहीं रहकर इस दुनिया के हिसाब से चलना होगा। और अब क्योंकि इन्हें यहाँ पर रहना ही है तो दोनों चले जाते हैं अपना सबसे पहले रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने के लिए। अगर इन्हें जापान में रहना है तो इन्हें वो सर्टिफिकेट चाहिए ही होगा, एक तरह से अपने आधार कार्ड जैसा समझ लो इसे। पर इसके लिए भी सैटर्न को अपने हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसके बाद लोग बनाते हैं अपना बैंक अकाउंट जिससे इन्हें करेंसी के बारे में पता लगता है। और अब रहने के लिए दोनों घर को रेंट पर लेते हैं। अब इन लोगों के पास पैसे कहाँ से आए तो मुझे भी नहीं पता। कुछ देर बाद इनका घर दिखा जाता है जो कि छोटे से अपार्टमेंट में है। आलशेल को तो पहले लगा कि नहीं ये पूरा अपार्टमेंट ही मिल रहा है, पर तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें तो बस एक छोटा सा कमरा मिला है और ये है यहाँ की लैंड लॉर्ड विकिशिमा। रात में लोग यहाँ रहने के बारे में आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इसी बीच अचानक ही सैटर्न वहीं पर बेहोश हो गया। जिसके बाद अब सीधा हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है जहाँ पर ये पता चलता है कि सैटर्न के कुछ न खाने के कारण कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गया था। और यहाँ हॉस्पिटल का बिल तो इसका और दिमाग खराब कर देता है। अगले दिन शाम के वक्त लोग साथ मिलकर एक जॉब के रेज्यूमे को भरते हैं क्योंकि अगर इन्हें यहाँ पर रहना है तो एक जॉब तो करनी ही होगी पैसा कमाने के लिए। और सैटर्न यहाँ पर अपना नाम बदल कर सदाम माओ रखता है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर सैटर्न बिल्कुल एक नॉर्मल कपड़ों में था। तभी आलशेल उससे कहता है आपको जरा इन पैसों की पावर्स को ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। अरे तुम
चिंता मत करो, मैंने सोच के खर्च किया है। वैसे भी गर्मियों के मौसम में फ्रिज तो चाहिए ही होगा और वॉशिंग मशीन भी तो जरूरी है ना, साथ ही साइकिल भी तो हमारे काम ही आएगी। तो हाँ, सैटर्न ने सब कुछ खरीद लिया है, वो भी बिना EMI के, हैंड टू हैंड पैसे देकर। लेकिन आजकल यहाँ पर सैटर्न से काफी गुस्सा था, क्योंकि इन लोगों के पास फ्रिज तो है लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं। आजकल को तो इतने गुस्से में देखकर सैटर्न भी डर गया और अपने काम का बहाना लगाकर जल्दी से साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो जाहिर आता है कि रास्ते में बारिश होनी शुरू हो जाती है, तो वो थोड़ा रुक कर अब रोड के लिए होने का इंतजार करने लगा। तभी इतने में एक लड़की वहाँ पर आती है जो कि भीग रही थी। सैटर्न उसे छाता देते हुए कहता है, मैं जहाँ काम करता हूँ वो जगह पास में ही है, तो मुझे वहाँ छाता वापस कर सकती हो। और वो ये कह के तेजी से वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में ये पता चलता है कि असल में सैटर्न मैकडोनल्ड्स नाम की एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। और भाई ये भी कहीं न कहीं काम मिलने से खुश भी था, क्योंकि यही चीजें उसे वापस डेमन लॉर्ड बनने में हेल्प करेगी। दूसरी तरफ यहाँ पर आजकल एक लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पढ़ने के लिए आया हुआ था। तभी पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैटर्न उसे कहता है, पार्ट टाइम जॉब करके पैसे मैं कमाऊंगा और तुम्हारा काम होगा अपने दिमाग को इस्तेमाल करके ये पता लगाना कि हमारी मैजिक पावर्स को वापस कैसे लाया जाए। इधर यहाँ पर सैटर्न ब्रेक टाइम खत्म होने के बाद अपने काम पर फिर से लग जाता है, पर अब यहाँ तो कस्टमर्स की भीड़ ज्यादा ही हो गई थी। तभी उसे ध्यान आया कि प्राइस तो अभी भी तैयार नहीं हुए और कस्टमर्स भी काफी ज्यादा आ चुके हैं। काम का लोड ज्यादा होने की वजह से वो सोचता है क्या मुझे अपने मैजिक को इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लेकिन आशिल ने तो मुझे ऐसा करने से मना किया हुआ है। तब इतने मैनेजर आके उससे पूछती है कुछ गड़बड़ है क्या, और अगले सीन में दिखाया जाता है कि बेचारा काफी टेंशन में पड़ा था, क्योंकि वो अपना काम बिल्कुल भी ढंग से नहीं कर पा रहा। वैसे इस वर्ल्ड में अपने सैटर्न का नाम सड़ाव माओ है, तो इसलिए मैं भी इसे आपसे सड़ाव कह के ही बुलाऊंगा। अब काम खत्म करके जाते वक्त सड़ाव काफी खुश होता है, क्योंकि वह इसका प्रमोशन हो चुका है। असल में इसके मैनेजर इसके काम करने की स्पीड से काफी खुश थी, इसलिए इसे प्रमोशन मिल चुकी है। वो अब जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में वही लड़की मिली और वो उसे कहती है, जिस जगह पर तुम काम करते हो मैं वहाँ पर आई थी। उस इंसानी रूप की वजह से मैं तुम्हें ढंग से पहचान नहीं पाई, लेकिन ये चीज पर मेरा ध्यान गया, तुम अपने काम के बीच मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। असल में इस लड़की ने सैटर्न को पहचान लिया है। तभी सड़ाव को भी कुछ याद आता है और वो भी अभी से पहचान चुका था और कहता है, कहीं कहीं तुम वो तो नहीं हीरो एमिलिया। तभी पास का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैटर्न पोर्टल बनाए गायब हो चुका था, जो देख के ये हीरो फैसला करता है कि वो उसे फॉलो करेगा, मतलब वो उसी पोर्टल के जरिए उसका पीछा करेगा। वैसे यहाँ पर शुरुआत से तो मुझे भी लग रहा था कि ये हीरो कोई लड़का है, पर जैसे अब इसने अपना आर्मर उतारा तब पता चलता है कि एक लड़की है और ये सैटर्न से कुछ ज्यादा ही नफरत करती थी, मतलब बिल्कुल ही जान से मारना चाहती है ये उसे। असल में ये हीरो वही लड़की है जिसे कुछ देर पहले सैटर्न ने छाता दिया था। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे बनाए हुए पोर्टल के जरिए तुम्हारा पीछा किया ताकि बस मैं तुम्हें खत्म कर सकूं। ये तो यार बिल्कुल ही लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी और अपनी तलवार, मेरा मतलब चाकू निकाल लेती है। असल में यार बात यह है कि सड़ाव और आजकल की तरह एमिलिया भी यहाँ पर अपने हॉली स्वॉर्ड और अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रही, लेकिन ये तो इतने गुस्से में थे कि इसे अभी इन सब चीजों की कोई परवाह ही नहीं और सीधा जाके सड़ाव पर ही अटैक कर देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर आजकल को दिखाया गया जो कि घड़ी में देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, आज तो सर सैटर्न को आने में काफी देर हो रही है। इधर कुछ देर बाद अब इन दोनों को दिखाया गया जहाँ पर ये बेचारे पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे थे। पुलिस वाला उनसे पूछता है, तो तुम दोनों ऐसे रोड पर लड़ क्यों रहे थे, और यार ये तो सैटर्न को अमीलिया का बॉयफ्रेंड ही समझ लेता है, इस वजह से तो अमीलिया भी बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। तो पुलिस वाला कहता है, देखो आप लोग काफी मैच्योर हैं, एडल्ट्स हैं, इस मामले में आपको शांति से बात करनी चाहिए। पर यह देश सुनकर तो अमीलिया और चिढ़ जाती है। इसके बाद दोनों जाने लगते हैं और अमीलिया कहती है, मैंने तुम्हारा एड्रेस अच्छी तरह से याद कर लिया, इसलिए आज चैन से सो जाओ क्योंकि कल तुम जिंदा नहीं बचोगे। पर सड़ाव को तो उसके बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और उसे अपना छाता मांगता है, मेरा छाता कहाँ है, वापस दो मुझे। तो वो कहती है, अरे अच्छा वो छाता, वो तो मैंने कूड़े में फेंक दिया, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा छाता अपने पास रखूंगी, और उसे उल्टा सीधा सुनाते हुए वहाँ से निकल जाती है। अरे यार कम से कम छाता तो वापस कर देती बेचारे का। इसके बाद अगले दिन एक कॉल सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पता चलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर एमिलिया एक कॉल सेंटर में काम कर रही है, तो साथ ही उसकी एक दोस्ती बन चुकी है। यहाँ शाम के वक्त वो काम खत्म करके जब घर जाने लगी तो एक नॉर्मल वुमेन की तरह रास्ते में उसे जो भी डिस्काउंट वाला सामान मिलता है वो उसे घर ले आती है और आके मस्त खाते हुए टीवी देखने लगती है। लेकिन अचानक ही उसे सड़ाव के बारे में याद आता है, क्योंकि अगर वो इसी तरह बैठ रही तो सड़ाव से अपना बदला कैसे ले पाएगी। कुछ देर बाद सड़ाव और आशल को दिखाया गया जो कि बैठ कर आराम से खाना खा रहे थे, लेकिन तभी बेल बजती है। आशल जाके पूछता है, जी आप कौन। तो अमीलिया बाहर से कहती है, इतना प्यार से वेलकम करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तो कैसे हो डीमन जनरल आशल, तो जल्दी से अब गेट खोलो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अमीलिया की आवाज सुनकर तो बेचारे आशल की तो फटी जाती है। वो जल्दी से गेट लॉक करके कहता है, सर सैटर्न हीरो यहाँ पर पहुंच चुकी है, अब हम क्या करें। पर सड़ाव उसकी इस बात पर बड़ा अजीब रिएक्ट करता है, तो आशल उससे पूछता है, इसका मतलब आप इससे मिल चुके हैं। तब सड़ाव उसे कल